हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक रीसेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केस है एजी पिरारीवलन वर्सेस स्टेट। ये केस अभी रिसेंट में ही 18 मई 2022 को डिसाइड हुआ है और इसे 3 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया है, जिसमें थे जस्टिसेस एल नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एजी पिरारीवलन, जो कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस के कॉन्विक्ट थे, उनको रिलीज़ करने का ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत पास किया है। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस किसी भी केस में अपना डिसीजन सुना सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इसको समझने के लिए हमें इस केस की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत होती है मई 1999 में, जहाँ पर राजीव गांधी असैसिनेशन केस के जो कॉन्विक्ट्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई। इसमें से जो 4 थे, श्री हरिहरन, नलिनी, पिरारीवलन और संथन, इन चारों को डेथ पेनल्टी दी गई और बाकी 3 जो कॉन्विक्ट्स थे, रॉबर्ट प्यास, जय कुमार और रविचंद्रन, इनको लाइफ टर्म्स के लिए सेंटेंस कर दिया गया। तो अब इसके बाद 2000 में गवर्नर ने कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे नलिनी का जो डेथ सेंटेंस था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके बाद जो हमारे बाकी 3 कॉन्विक्ट्स थे जो कि डेथ पेनल्टी पे थे, श्रीहरन, पिरारीवलन और संथन, इन तीनों ने मर्सी पिटिशन फाइल करी प्रेसिडेंट के सामने और फाइनली 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों के ही जो सेंटेंसेस थे उनको कम कर दिया और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया इंस्टेड ऑफ डेथ पेनल्टी। तो अब इसके तुरंत बाद ही जयललिता जी, जो कि तब चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, इन्होंने इन तीनों श्रीहरन, पिरारीवलन और संथन, इन तीनों को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सेंटेंस मिला था उसको भी रिमिट करने का फैसला लिया। अब इसके लिए इन्होंने सेंटर को लिखा और सेंटर से ओपिनियन मांगा कि आप बताइए, और हम करना चाहते हैं, हमें लगता है कि इनको लाइफ सेंटेंस को भी रिमिट कर देना चाहिए। और ये ओपिनियन जो उन्होंने मांगा, ये इन्होंने सेक्शन 435 ऑफ CRPC के तहत मांगा। अब यहाँ पर ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ जो पार्डन या रेमिशन की बातें हैं वो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, जिसमें 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है, 161 गवर्नर को पावर देता है कि वो पार्डन कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही नहीं है, पर ये पावर CRPC के अंदर भी आती हैं। और CRPC में हमारा सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन 432, जो कि ये बात बोलता है कि कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है या रेमिट कर सकती है किसी भी सेंटेंस को पूरी ही तरीके से या फिर पार्ट्स में बिना किसी कंडीशन के। हाँ, लेकिन ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, पर उनको इस पावर को अप्रोप्रिएटली जो उस टाइम पे गवर्नर है उनके साथ मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें CBI इन्वॉल्व थी या फिर कोई ऐसा ऑफेंस था जो कि सेंट्रल एक्ट के खिलाफ था, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को उनकी रिलीज़ के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अब जयललिता जी ने जब सेंटर से ओपिनियन मांगा, तब सेंटर ने कहा कि नहीं, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता कि इनके लाइफ सेंटेंस को अभी रेमिट करना चाहिए। इसके लिए सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ऐसा सेंटर ने इसलिए किया क्योंकि जयललिता जी ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। उन्होंने कहा 3 दिन में हम जो इनका लाइफ सेंटेंस है इसको रेमिट कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को समझने के लिए कि जो CRPC के तहत इन्होंने सेक्शन 435 के तहत ये आई हैं, इसमें क्या ओपिनियन ज़रूरी है सेंटर से मांगना या सिर्फ गवर्नर के ओपिनियन से काम चल जाता, इन सब चीज़ों को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में थे हमारे जस्टिसेस HL दत्तू, फ़कीर मोहम्मद कलीफुल्ला, पिनाकी चंद्रा घोष, अभय मनोहर साफरे और अमितवा रॉय। और इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन एंड मुरुगन। और इस केस को 2 दिसंबर 2015 को डिसाइड किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैटर में उनके ही ऊपर प्रिमेसी है, मतलब वो प्राइमरी पार्टी हैं और इस वजह से उनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कॉन्करेंस के बिना किसी भी इस तरीके के जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको रिलीज़ नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये जो स्टैट्यूटरी रेमिशन की प्रोसीडिंग्स हैं CRPC के तहत, कि हाँ आप कर सकते हो, इनमें जो आपका पावर है वो अलग है आर्टिकल 72 या 161 के पावर के तहत।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं तो इसमें आपका ज़रूरी है कि आप सेंटर से बात करें, सेंटर का भी ओपिनियन लें, लेकिन ये चीज़ अगर कोई गवर्नर 161 के तहत अपना ये इस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट या सेंटर गवर्नमेंट के सामने अपने ओपिनियन को रखे और उनसे पूछ के डिसाइड करे। अगर वो पावर 161 के तहत अप्लाई की जा रही है तो वहाँ पर गवर्नर और स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो अब इस डिसीजन के बाद 2018 में वापस से तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जो पेरारी विलन है उसके लाइफ सेंटेंस को रेमिट कर दिया जाए, और ये उन्होंने अब किया आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइस किया गवर्नर को कि जो भी रिमाइंडर ऑफ द लाइफ है उनको रेमिट कर दिया जाए और उन सबको रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन गवर्नर ने कुछ एक्ट ही नहीं किया। लगभग 3 साल तक ये मैटर गवर्नर के पास डला रहा और फाइनली फिर गवर्नर ने कहा कि मैं इस क्वेश्चन को प्रेसिडेंट के पास रेफ़र कर रहा हूँ। तो अब पॉइंट ये आ गया कि ऐसा क्या ज़रूरी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है या गवर्नर के ऊपर ये ड्यूटी है कि 161 के तहत भी जो स्टेट ने एडवाइस किया है उसको वो प्रेसिडेंट के पास भेजे और प्रेसिडेंट का जो उस पर रिप्लाई आएगा उसके हिसाब से काम करे, या फिर गवर्नर अपने हिसाब से और स्टेट के हिसाब से ये डिसीजन ले सकता है। और इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारी अभी प्रेजेंट जो 3 जज बेंच थी उसने डिसीजन लिया और उसने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया। तो अब प्रेजेंट केस में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना ने ये ऑब्जर्व किया कि तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है रेमिट करने का वो उन्होंने रेलिवेंट कंसिडरेशंस पे लिया है। उन्होंने देखा कि हाँ, जो यहाँ पर हमारा कॉन्विक्ट है वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस अच्छी हैं और वो पैरोल वगैरह पे भी जाके ऐसा कुछ भाग नहीं जाता है या कुछ उसका गलत कॉन्डक्ट नहीं है, तो हाँ उसको रेमिट किया जा सकता है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जो गवर्नर ने इतना टाइम जो लगाया है, जो इनऑर्डिनेट उन्होंने डिले करी, इस डिले के ऊपर जुडिशियल रिव्यू बैठाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 161 के तहत ये बिल्कुल भी कोई ड्यूटी नहीं है गवर्नर के ऊपर कि वो प्रेसिडेंट को भेजे या फिर प्रेसिडेंट के व्यू या उनके हिसाब से अपना डिसीजन ले। एंड देयरफॉर ही कोर्ट ने कहा कि हमें 142 को यूज़ करके ये करना पड़ रहा है बिकॉज प्रेसिडेंट की यहाँ पर ओपिनियन या रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम यहाँ पर ये मानते हैं कि प्रेसिडेंट का यह रिव्यू या फिर उनका इस चीज़ को परखना इम्पॉर्टेंट था, तो जो आर्टिकल 161 है उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आर्टिकल 161 गवर्नर को ये पावर देता है और अगर हम उससे वो पावर छीन के प्रेसिडेंट तक ही भेज देंगे तो फिर गवर्नर की खुद की पावर कुछ बचेगी ही नहीं। इसलिए बेंच ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी के अंदर थी एडवाइस या एड करने के लिए गवर्नर को पार्डन या रेमिशन के केसेस में, और गवर्नर खुद अपने आप और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये डिसीजन ले सकता है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए इस केस को देखा और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर हमारे कॉन्विक्ट हैं उनके कंडक्ट को देखते हुए, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हर चीज़ को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि हाँ उनको रेमिट करना सही रहेगा। और इस वजह से उन्होंने कहा कि जितना भी वो सेंटेंस ऑलरेडी कर चुके हैं दैट इज़ इनफ। और अभी क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्विक्ट है वो बेल पे है तो कोर्ट ने कहा अब उनको यहाँ पर हम बरी कर देते हैं, उनका जो भी बेल बॉन्ड है उसको भी कैंसिल कर देते हैं एंड दी कॉन्विक्ट इज़ नाउ सेट एट लिबर्टी। तो फाइनली कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज़ करके जो यहाँ पर हमारे पेरारी विलन जो हमारे कॉन्विक्ट थे उनको यहाँ पर रिहा कर दिया। तो यही था हमारा आज का केस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।